प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल शिवकुल एक मंच पर। आज हमारी वीडियो में हम शुरुआत करेंगे नए टॉपिक की, भारतीय इतिहास की। और भारतीय इतिहास में हम कवर करेंगे सबसे पहले आधुनिक भारत। आधुनिक भारत भी सबसे पहले इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे आधुनिक भारत के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो हम आधुनिक भारतीय इतिहास या आधुनिक इतिहास, जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री, के बारे में चर्चा करेंगे। अब मॉडर्न हिस्ट्री को हम कई सारे लेवल पर लेकर के चलेंगे, इसका आपके कई सारे स्टेप्स होते हैं। तो हम सबसे पहले टॉपिक को कवर करेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, या फिर हम इस टॉपिक का नाम दे सकते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनीज कैसे कैसे आई और जो है उनके आने का रीज़न क्या था, और कैसे केवल आपके ब्रिटिशर्स या अंग्रेज ही भारत में रहे, बाकी और कंपनी आपकी जो है एलिमिनेट हो गई या उनमें आपकी मिल गई, या फिर कंपनी व्यापार तो करती रही लेकिन वो आपकी साइड लाइन हो गई, आपकी किनारे हो गई। तो कहानी शुरुआत आपकी यहाँ से होती है कि भारत और यूरोप की अगर आप बात करो तो मैप के अकॉर्डिंग ये आपका भारत मान लीजिए और ये आपका यूरोप। अब इस भारत और यूरोप के मध्य सबसे पहला जो संबंध स्थापित हुआ मार्ग का, ये उस समय आपका हुआ प्राचीन भारत में और ईसा के जन्म से भी पहले। तो जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो उस समय ये ज्ञान हो चुका था कि यूरोप और भारत के बीच एक स्थल मार्ग तो है, तो यहाँ से तो हमें रास्ते का ज्ञान हो गया था। अच्छा, इसके बाद आपका क्या हुआ, इसके बाद आपका जब यहाँ से ज्ञान हो गया तो धीरे धीरे वहाँ से आपका व्यापारियों ने व्यापार करना शुरू किया। तो कहानी आपकी हो गई कि लगभग 14वीं और 15वीं शताब्दी तक, 14वीं या वह 15वीं शताब्दी तक व्यापार अच्छा खासा होना शुरू हो गया भारत और यूरोपीय कंपनियों के बीच, भारत और आपका यूरोप के बीच। तो भारत और यूरोप के बीच मुख्य रूप से दो तरीके से व्यापार करते थे। जो भारतीय व्यापारी थे उनमें आपके कौन कौन व्यापार किया करते थे, तो भारत में आपका अधिकांश व्यापार आपका गुजरात से होता था, ये ध्यान रखेंगे। और यूरोप में आपका अधिकांश जो व्यापार था वो आपका इटली से होता था और आपका अरब से होता था। एक तो अरब से आपके लोग व्यापार करते थे और एक आपका इटली या वेनिस से आपके लोग किया करते थे, ठीक है। हालांकि अरब वाला पोर्शन आपका एशिया में ही आएगा। तो इस तरीके से आपका व्यापार हो चुका था। अब यहाँ पर 3 वस्तुओं का व्यापार होता था, आप ये भी ध्यान रखेंगे। तो खासकर से 3 वस्तुओं का आपका व्यापार होता था। कौन कौन सी 3 वस्तु थी उसमें, एक आपके होते थे सूती वस्त्र, सूती वस्त्रों का व्यापार होता था। भारत में सूती वस्त्र आपके हमेशा से ही अच्छी क्वालिटी के बनते रहे हैं। कपास के उत्पादन में भारत का एक प्रमुख स्थान आपका रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता से ही, हड़प्पा सभ्यता से ही कपास हमारे यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की उगाई जाती थी। अच्छा, इसके अलावा आपके मसालों का व्यापार हुआ करता था बड़ी मात्रा में। मसाले हमारे यहाँ केरल में नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास होते थे। इसके अलावा इंडोनेशिया से भी मसाले आपके हुआ करते थे। इसके अलावा तीसरी चीज़ आपकी थी रत्न और आभूषण। तो मैं केवल आभूषण लिख देता हूँ। आभूषणों का और रत्नों का व्यापार आपका होता था। तो इन 3 चीज़ों का व्यापार आपका अधिक मात्रा में होता था। हालांकि पशु पक्षियों का व्यापार भी आपका होता था, तोतों का व्यापार भी आपका प्रमुख था। तो इतने आपके ये खासकर से 3 वस्तुओं का व्यापार होता था। अब इन 3 वस्तुओं के व्यापार में आपके 3 मार्ग थे। अब देखो 3 मार्ग कौन कौन से थे। अब जरा अभी तक तो हमने केवल एक मार्ग देखा, तो भारत और यूरोप के बीच आपके 3 मार्ग थे। तो अगर मैं देखना चाहूँ तो आपके भारत व यूरोप के बीच आपके 3 मार्ग हुआ करते थे। भारत व यूरोप के मध्य, भारत और यूरोप के मध्य 3 मार्ग। अब वो कौन कौन से मार्ग थे, तो उनमें 3 मार्गों में आपके 2 प्रकार के मार्ग थे, जिनमें अगर मैं बात करना चाहूं, एक मार्ग आपका था स्थल मार्ग और 2 आपके हुआ करते थे जल मार्ग। वाटरवेज 1 और वाटरवे 2।
जलमार्ग आपका सेकंड। तो देखते हैं कौन सा आपका जलमार्ग था दूसरा, और स्थल मार्ग आपके कौन से थे। तो जरा ध्यान से देखेंगे हमारे पास स्थल मार्ग कौन से हैं, जलमार्ग कौन सा है। तो स्थल मार्ग ये था आपका कि आप यूरोप से चलें, ठीक, आप यूरोप के किसी भी कंट्री से चलें और आपका तुर्की में पहुंच जाएं। तुर्की में ओटोमन साम्राज्य हुआ करता था, जो आपका लगभग 1299 से जिसकी स्थापना होती है, और लगभग आपका ओटोमन साम्राज्य बड़ा साम्राज्य था जो कि आपका लगभग 600 साल चला और 1923 में ख़त्म होता है ये कुल मिलाकर के। तो यूरोप था और यूरोप से आप तुर्की में पहुंचे। अब तुर्की आपका जंक्शन है यूरोप और एशिया का। अब ये इसके बाद जब आप यूरोप से तुर्की पहुंचेंगे, इसके बाद आप यहाँ से आप ईरान पहुंच सकते हैं, और आप जैसे आप ईरान पहुंचेंगे तो आपके पास 3 दर्रे आते हैं, और 3 दर्रे में आपका खैबर दर्रा सबसे फेमस है, दूसरा आपका है गोलन दर्रा, और तीसरा आपका है बोलन दर्रा। खैबर, गोलन और बोलन, ये दर्रे आते हैं, और इन दर्रों से आप सीधा का सीधा पहुंच सकते हैं अपने इंडिया, भारत आप आ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी कहानी ये सेट हो जाएगी कि अगर आपको जो है भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग से आना है तो आप यूरोप से आप तुर्की पर पहुंचेंगे। तुर्की आपका जंक्शन है यूरोप और एशिया के बीच का। फिर आप एशिया के देश पर पहुंचेंगे, ईरान पर। ईरान से आपके 3 दर्रे हैं, खैबर दर्रा, गोलन दर्रा और बोलन दर्रा। इनमें किसी भी दर्रे को पार करेंगे आपके वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर हैं ये तीनों दर्रे, और वहाँ से आप एंट्री कर जाएंगे भारत में। तो ये हमारा स्थल मार्ग था। स्थल मार्ग के अलावा अगर आप बात करोगे जलमार्ग की, तो देखो हमारा जलमार्ग कौन सा था। पहला जलमार्ग आपका ये है कि आप भूमध्य सागर पर पहुंचो, भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। आप भूमध्य सागर से अपना रुख करें मिस्र की ओर, मिस्र पहुंचेंगे आप, यूनान, ठीक। जब आप भूमध्य सागर से मिस्र पहुंचेंगे उसके बाद आप वहां से आपको मिलेगा लाल सागर। आप लाल सागर का रास्ता पकड़ें, और लाल सागर के बाद आप पहुंचे अदन की खाड़ी, और अदन की खाड़ी आपका सीधा लेकर के आएगी अरब सागर, और अरब सागर पर आते ही आप गुजरात के आसपास, केरल के आसपास और मुंबई के आसपास वाले क्षेत्र पर आप पहुंच जाएंगे भारत में। तो एक आपका जलमार्ग ये हो गया, तो आप इस वाले रास्ते से आ सकते हैं। और दूसरा जलमार्ग और आपका है कि आप काला सागर से चलें, काला सागर। आप काला सागर से अपना रुख करें तुर्की में, टर्की, और तुर्की के बाद आप पहुंच जाएं फारस की खाड़ी, ईरान में। जब आप ईरान में फारस की खाड़ी में पहुंचेंगे उसके बाद आप पहुंचेंगे ओमान की खाड़ी, अरब प्रायद्वीप के पास, और इस ओमान की खाड़ी के बाद आप पहुंच जाएंगे अरब सागर में, और अरब सागर के बाद आप पहुंच जाएंगे फिर भारत में। तो ये 3 मार्ग थे। अब आपको एक तो पहले ये तीनों मार्ग याद होने चाहिए कि कैसे कैसे मार्ग थे, कि यूरोप से आप कैसे आ सकते हो, क्योंकि यूरोपियों के आने का रास्ते का सबसे बड़ा मेन रीज़न है, आने का कारण का सबसे बड़ा मेन रीज़न है इनका आपका रास्ता। तो यूरोप जब भारत में आएंगे आपकी यूरोपीय कंपनीज या कोई भी यूरोपीय व्यक्ति, तो उसको आपकी ज़रूरत पड़ेगी या तो स्थल मार्ग की या फिर आपकी जल मार्ग की। तो ऐसी कहानी आपकी हुई कि स्थल मार्ग आपका एक है, जल मार्ग आपके 2 हैं। अब यहाँ से क्या हो, अब ये तीनों रास्ते आपके कहीं ना कहीं तुर्की या तुर्की के आसपास से होकर के गुजरते हैं। अब कहानी क्या हो गई, इसका मतलब ये था कि अगर आप तुर्की इन तीनों रास्तों का जंक्शन है, कि अगर आप तुर्की की आपकी राजधानी से आपकी कस्तुनतुनिया हुआ करती थी, जो कि आजकल आपकी इस्तांबुल कहलाती है। अगर कोई भी व्यक्ति इस्तांबुल पर या फिर आपका कस्तुनतुनिया पर या फिर तुर्की पर अपना अधिकार कर ले, तो वो इन तीनों रास्तों को ब्लॉक कर सकता था। तो बिल्कुल यही कहानी हुई यहाँ से 1453 में, लगभग आपका एक 1453 29 मई में घटना होती है। अब जरा ध्यान से देखेंगे आपकी घटना, महत्वपूर्ण घटना है क्या होती। तो 1453 29 मई 1453 में तुर्की का उस्मानी शासक था, उस्मानी वंश आपका चला करता तुर्की में, उस्मानी वंश के शासक मोहम्मद सानी ने कस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया।
कस्तुनतुनिया पर अधिकार। लो जी, अब यहां से आपका रास्ता बदलेगा। अब ये पूरा इतिहास पलट करके रख देगा। अब इसने कस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया उस्मानी शासक में। अब चूंकि आपका इस्लाम धर्म को मानता था, मुस्लिम धर्म को मानता था, तो इस उस्मानी शासक ने या फिर आपका मोहम्मद सानी ने, इसने क्या किया, इसने अपने यहाँ जो इसके यहाँ से व्यापार करता था, जो उन 3 रास्तों से गुजरता था, तो ये उन लोगों पर या तो आपका भारी टैक्स, हैवी टैक्स लगा देता था, भारी कर लगा देगा, या तो इसने भारी कर लगाया, या फिर इसने शर्त रखी कि आप धर्म परिवर्तन करो तब आपको व्यापार करने दिया जाएगा। इसलिए अब व्यापारी इस मार्ग से जाने से घबराने लगे। क्यों घबराने लगे? एक तो उनका प्रॉफिट कम हो रहा था, क्योंकि उन्हें कर के रूप में आपका अधिक पैसा या फिर आपका अधिक वस्तुएं देनी पड़ती थी, और साथ ही साथ उन्हें पर धर्म परिवर्तन का जो है उनके ऊपर आपका ज़बरदस्ती की जाती थी उनके साथ। तो अब ऐसी कंडीशन में अब दिक्कत ये हो गई कि अगर यूरोपियों को भारत से व्यापार करना है तो एक ऐसे मार्ग की खोज करनी पड़ेगी जो कि आपका तुर्की से होकर के ना जाता हो। बस इसी समय पूरे विश्व में आपकी जो एक स्थिति चल रही थी, आपकी 14वीं-15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का युग आपका चल रहा था। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री में आप देखेंगे तो इस पुनर्जागरण के समय आपके स्पेन और पुर्तगाल 2 समुद्री लुटेरे हुआ करते थे। ठीक, अब यहां से कहानी क्या होगी, अब मैं इसको खत्म कर देता हूं। ये लगाते थे तो इसी समय आपका क्या था, पुर्तगाल और स्पेन 2 समुद्री लुटेरे हुआ करते थे। इस समय 2 समुद्री लुटेरे थे आपके, पुर्तगाल व स्पेन। ये दोनों समुद्री लुटेरे थे। अब इनके जिक्र कहाँ से आया? ये इसीलिए आया क्योंकि पुर्तगाल और स्पेन दोनों आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं, और यहीं से आपके सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आएंगे, तो इस वजह से इनका हम जिक्र कर रहे हैं। अब ये आपके समुद्री लुटेरे थे, तो इन दोनों में एक संधि हुई, और संधि ये हुई कि जो भी आपका हिस्सा है उस पूरे विश्व का आपका जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्से पर जो लूटपाट का काम है या वहाँ पर व्यापार का काम है, इनके लिए व्यापार हुआ करता था, वो पुर्तगाली करेंगे, और पश्चिमी हिस्से पर आपका स्पेन के लोग करेंगे। पश्चिमी हिस्सा आपका किसके कब्जे में आपका आ गया? स्पेन के कब्जे में, जबकि आपका पूर्वी हिस्सा आपका किस कंट्री में होगा? अच्छा, इन्होंने अपने आप ही बांट लिया, इन्हें कोई मतलब नहीं दुनिया क्या कर रही है। पुर्तगालियों ने कहते जी हमें पूर्व वाला हिस्सा दे दो, जबकि स्पेन में आपका होगा कि हमें पश्चिम वाला आपका हिस्सा दे दो। तो फिर यहीं से आपकी कहानी आती है। तो अब कहानी क्या होती है? तो सबसे पहले हम पुर्तगाल की बात करते हैं। तो लगभग 1487 में 1487 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। तो यहाँ 1487 में 1487 में एक व्यक्ति था जिसका आपका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। ये ध्यान रखेंगे। अब ये व्यक्ति था बार्थोलोम्यू डियाज। ये आपका पुर्तगाल से निकला समुद्री मार्ग की खोज के लिए। ठीक, ये बार्थोलोम्यू डियाज आपका ये कहां से कहां तक आ रहा है? ये आपका पुर्तगाल से भारत आने की कोशिश कर रहा है। पुर्तगाल से भारत ये क्यों आ रहा है? ये आ रहा है समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो तीनों रास्ते आपके इस्तांबुल में आपके कब्जा लिए गए मोहम्मद सानी के द्वारा। अब इन्हें नए मार्ग की खोज चाहिए, तो पूर्वी हिस्से में सबसे पहले आपका बार्थोलोम्यू डियाज आया 1487 में। लेकिन इसके साथ मिस हैपनिंग क्या हुई? ये आपका भारत तो नहीं पहुंचा, लेकिन आपका पहुंच गया दक्षिण अफ्रीका की एक जगह पड़ती है आपकी केप ऑफ गुड होप, जिसको हम केप टाउन के नाम से आपका वर्तमान में जानते हैं। तो ये क्या हुआ? ये आपका भटक करके आपका पहुंच गया दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में आशा अंतरीप पर, आशा अंतरीप पर पहुंच गया। इस आशा अंतरीप को ही हम आपका कहते हैं वर्तमान में केप टाउन या फिर आपका केप ऑफ गुड होप। तो ध्यान रखेंगे, इसको आपका कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। ये आपका पहुंच गया। ठीक, अब ये आपका दक्षिण अफ्रीका में है, इसको आपका आना भारत है, लेकिन आपका ये यहीं पर आपका हो गया। या इसका एक नाम हो रहा है तूफानी अंतरीप, इसको कहा जाता है। और यहाँ पर इसकी कहानी
एंड हो गई और ये भारत आपका नहीं आ पाया। तो भारत में आने का सबसे पहला प्रयास करने वाला व्यक्ति पुर्तगाल का था, जिसका नाम था बार्थोलोमेओ डियाज। 1487 में चला आपका पुर्तगाल से, लेकिन आपका रास्ता भटक गया और आपका सीधा पहुंच गया दक्षिण अफ्रीका के आपका केप ऑफ गुड होप पर, आशांत द्वीप पर, जिसको उत्तम आशांत द्वीप भी कहा जाता है। इसके बाद आपका 1492 में कोलंबस आपका जो है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकला। आप ये ध्यान रखेंगे, आप पढ़ोगे कि कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला या वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। एक्चुअल में भारत की खोज नहीं की, भारत पहले से ही अस्तित्व में था, बल्कि यूरोप से भारत के मार्ग की खोज की है। ये इस बात पर आप ध्यान रखेंगे। तो फिर ये कहानी तो आपकी होगी पुर्तगालियों की। अब यहाँ स्पेन की कहानी क्या हुई? तो स्पेन की कहानी आपकी 1492 से आपकी शुरू होती है। तो 1492 में कोलंबस आपका निकला। कोलंबस कहाँ से निकला? आपका स्पेन से। और क्यों निकला कोलंबस? ये आपका निकला था स्पेन से भारत आने के लिए, या स्पेन से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए आपका निकला। परंतु ये आपका कहाँ पर पहुँच गया? ये आपका पहुँच गया अमेरिका। ये आपका अमेरिका पहुंच गया। तो ये कहानी तो आपकी थी, अभी तक आपकी असफल घटनाएं हैं। अब इसके बाद हम अगली कहानी देखेंगे कि कैसे कैसे पुर्तगाली आपके आए और कैसे कैसे आपके रहे। तो चलो अब अगली कहानी पर बात करते हैं, इसको करते हैं खत्म। आगे देखो जी, आप इसको उतार सकते हैं। भाई आपको कहानी पूरी समझ में आनी चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री को समझने का सबसे आसान तरीका यही है, आप यहीं से शुरुआत करेंगे। दोबारा कहानी समझो। हमारी कहानी कहाँ से शुरू होती है, आपको एक बार ओरली आपका रिवाइज करा देता हूँ। ओरली रिवाइजन आपका इसका ये है कि सबसे पहले जब सिकंदर का आक्रमण हुआ, या उससे भी पहले आपका आक्रमण हुए थे ईरानियों के और यूनानियों के, तो भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग की खोज हो चुकी थी। और 14वीं-15वीं शताब्दी तक आते आते 3 मार्ग हो गए थे, जिसमें एक आपका स्थल मार्ग था, 2 आपके जल मार्ग हुआ करते थे। तीनों के तीनों संयोग आपके कस्तुनतुनिया या तुर्की में ही आपके एक जगह मिलते थे। तो तुर्की तीनों का आपका बेस्ट आपका एक जो है मीटिंग पॉइंट हो गया। अब इस पर इसका अब यहाँ से कहानी क्या हुई, आपका तुर्की में आपका ओटोमन जो साम्राज्य था, उस ओटोमन साम्राज्य के उस्मानी शासक ने, जिसका नाम था मोहम्मद सानी, उसने तुर्की पर अधिकार किया और उसने इन व्यापारियों पर रोक लगा दी। रोक लगाने के लिए उसने क्या किया, रोक नहीं कह सकते, उसने उनका टैक्स बढ़ा दिया और साथ ही साथ या फिर धर्म परिवर्तन करने की शर्त रखी। अब ऐसी कंडीशन से यूरोपीय लोग दोनों कंडीशन में घबरा गए। अब अगला उनके पास रास्ता बचता था कि वो भारत से यूरोप से भारत के लिए एक अन्य मार्ग की खोज करें, और उस मार्ग की खोज करने के लिए स्पेन और पुर्तगाल ने दोनों ने आपकी ट्रीटी की, और उस संधि के अनुसार पूर्वी हिस्सा पुर्तगाल के पास चला गया, पश्चिमी हिस्सा स्पेन के पास चला गया। और पुर्तगाली जो थे, उन पुर्तगाली में आपका 1487 में बार्थोलोमेओ डियाज भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकलता है। वो आपका दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पर पहुंच जाता है, जबकि 1492 में आपका कोलंबस निकलता है भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए, लेकिन वो आपका पहुंच जाता है अमेरिका। अब इसके बाद हम बात करेंगे भारत में कौन कौन सी यूरोपीय कंपनीज आई और कैसे कैसे आई। तो भारत में जो यूरोपीय कंपनीज आई थी, तो भारत में मुख्य रूप से 5 यूरोपीय कंपनी आपकी आई हैं। 5 कंपनी कौन सी, आप इनका क्रम भी याद रखेंगे। तो भारत में जो सबसे पहले आपके आए थे, वो आपके थे पुर्तगाली। पुर्तगाली आए। पुर्तगाली के बाद आपके डच आए। डच के बाद नंबर 3 पर आपके ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज। और इसके बाद आपके नंबर 3 पर डेन आए, और नंबर 4 पर आपके फ्रांसीसी आए। अब ये कैसे आए थे, पहली फैक्ट्री कौन थी, कौन व्यक्ति आया था, तो इसकी चर्चा तो हम एक एक करके करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, इनमें आपके मुख्य तौर पर आपके कौन रह गए, ब्रिटिश। तो ब्रिटिशर्स ने इन चारों को अपने आप में या तो मिला लिया, या खरीद लिया, या हरा दिया, या फिर उसको साइड लाइन कर दिया। कैसे कर दिया, इस कहानी को समझेंगे। और सबसे पहले हमारा पोर्शन होगा पुर्तगालीज। तो बस हमारा आज का जो मेन टॉपिक है, मुख्य टॉपिक है, पुर्तगाली के बारे में हम बात करेंगे। चलो जी, पोर्टुगीज आपके कैसे कैसे आए। पुर्तगाली, अब पुर्तगाली पुर्तगाल के रहने वाले थे, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो इन पुर्तगालियों के बारे में आप एक ये बात ध्यान रखेंगे, जो पुर्तगाली आपके हैं, ये 1498 से शुरुआत इनकी मानी जाती है और आपके 1961 तक भारत में रहे। ये 1498 से और 1961 तक। तो अगर आप ईयर की बात करो तो आपका लगभग 463 ईयर आपके रहे, 463 वर्ष आपके रहे। और तुमसे पूछेगा कि भारत में सबसे पहले आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन थी,
तो सबसे पहले यूरोपीय या यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ही थे, सबसे पहले आए भारत में, वह सबसे अंत में गए। अब जो सबसे पहले आ रहा है वो सबसे लास्ट में जा रहा है, इसका मतलब सबसे अधिक समय भारत में कौन सी कंपनी रही, तो पुर्तगाली आपकी रही। तो भारत में सबसे अधिक समय तक भी रही, सबसे अधिक समय तक रहे। चलो देखते हैं आपके कैसे कैसे रहे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पर आने की सबसे पहली कोशिश किसने की थी, आपको अभी बता दिया 1487 में बार्थोलोनियो डियाज ने की थी, बार्थोलोनियो डियाज। लेकिन दुर्भाग्यवश ये भारत नहीं पहुंच पाया, या इसे सौभाग्यवश ही कह लो, चूंकि भारत का तो सौभाग्य था। अच्छा, इसके बाद जब ये नहीं पहुंचा तो इसके बाद आपका 1497 में आपका लिस्बन पुर्तगाल है ना, पुर्तगाल की राजधानी आपकी लिस्बन है, वहां से एक व्यक्ति आपका चलता है जिसका आपका नाम सब जानते हैं, आपका वास्को डी गामा। अब 1497 से 97, ठीक जी, तो 1497 में लिस्बन से, लिस्बन आपकी राजधानी है पुर्तगाल की, आपका चलता है वास्को डी गामा भारत आने के लिए। अभी चलता है, पहुंचेगा 1498 में, वास्को डी गामा चला। अब इस वास्को डी गामा के बारे में समझेंगे। पहली बात तो वास्को डी गामा 3 बार भारत आया है, भारत में ही इसकी मृत्यु हुई है। तो कहाँ पर आया, कब कब आया, इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। हम पहले सबसे पहली बार की बात करेंगे। तो सबसे पहले 1497 में आपका चलता है, लेकिन भारत में आपका पहुंचेगा 1498 में। इससे पहले आपसे ये भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि जब वास्को डी गामा आया तो उसे किस राजा ने भेजा था या किसकी अनुमति थी, तो उसे भेजा था आपका राजा का नाम था आपका डॉन हेनरी द नेविगेटर। तो इसे किस राजा ने परमिशन दी थी, उस राजा का आपका नाम था डॉन हेनरी, और इसकी उपाधि थी द नेविगेटर। इसने इसको भेजा था वास्को डी गामा को। और वास्को डी गामा जब आपका भारत आया था तो इसके जहाज का क्या नाम था, तो वास्को डी गामा के जहाज का नाम था साओ गैब्रियल। तो आप इसके जहाज का नाम याद रखेंगे, जहाज का आपका नाम था साओ गैब्रियल। अब वास्को डी गामा के साथ होता क्या है, अब ये जो वास्को डी गामा था ये भी आपका वहीं पर पहुंच गया, आपका केप ऑफ गुड होप पर, जहां पर आपका जो है बार्थोलोनियो डियाज पहुंचा था। तो ये भी आपका केप ऑफ गुड होप पर पहुंच गया। तो इसे भी आप कहां पहुंचा दो, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप कहाँ है भैया, आपको पहले बताया जा चुका, ये आपका है दक्षिण अफ्रीका में, जिसको हम वर्तमान में केप टाउन कहते हैं। ठीक है, इसकी आपकी राजधानी भी है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, जब हम दक्षिण अफ्रीका पढ़ाया जाएगा तब आपको बताया जाएगा। तो ये आपका कहाँ पर पहुंचा, केप ऑफ गुड होप पर आपका पहुंच गया। लेकिन वहाँ पर आपका गुजराती व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मनीद। क्योंकि व्यापार गुजरात से होता था तो वो व्यक्ति भी आपका व्यापार करने गया था। तो गुजराती व्यापारी की सहायता से, अब इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपका यहाँ लिख देता हूँ। वास्को डी गामा फिर बाद में क्या हुआ, गुजराती व्यापारी अब्दुल मनीद की सहायता से, अब्दुल मनीद की सहायता से आपका कहाँ पर ये पहुंचेगा, आपका केरल के आपका कप्पाडाबू बंदरगाह पर आपका पहुंचेगा, कालीकट के है ना से, कालीकट जो कि आपका केरल में है। कप्पाडाबू बंदरगाह पर आपका पहुंच गया वास्को डी गामा। ठीक, अब इसके बाद की कहानी क्या होती है जरा देखते हैं। वास्को डी गामा आपका केरल के कप्पाडाबू बंदरगाह पर पहुंचा। अच्छा, आपसे पूछेगा जब वास्को डी गामा भारत आया तो उस समय भारत में किस वंश का शासन था। तो जिस समय वास्को डी गामा आपका भारत आया उस समय आपका सिकंदर लोदी आपका शासन कर रहा था, सिकंदर लोदी।
साथ में आपका बहमनी वंश भी आपका चल रहा था पैरेलल में, और चेर साम्राज्य, चेर साम्राज्य। तो 3 लोग आपके शासन कर रहे थे। अब जो आपका ये केरल में पहुंचेगा, केरल में उस समय आपका था चेर साम्राज्य, ये केरल में था। तो इसका मतलब आपका ये हुआ कि जब वास्को डी गामा भारत आया है, तो वास्को डी गामा भारत किसके समय में आपका आया है? सिकंदर लोदी के समय में, चूंकि केंद्रीय सत्ता सिकंदर लोदी की है उस समय, और ये आपका दिल्ली सल्तनत का आपका अंतिम वंश है। ठीक जी। अब इसके बाद आपकी कहानी क्या होती है? ये लोदी वंश का आपका शासन रहा, महान शासन है आपका सिकंदर लोदी। अब दूसरी बात है केरल आपका वास्को डी गामा किस वंश में भारत पहुंचा था? तो किस वंश में आपका पहुंचा था? चेर साम्राज्य में, चेर वंश में आपका पहुंचा था। अब इसके बाद की कहानी क्या होती है? मैं 1 मिनट जरा पानी पी लेता हूँ अभी आगे। तो वास्को डी गामा आपका चेर साम्राज्य में आपका आ रहा है, और चेर साम्राज्य का एक आपका शासक है जिसका आपका नाम है जमेरिन। तो यहाँ का आपका राजा था भैया जिसका नाम था जमेरिन। इस जमेरिन की उपाधि थी आपका लॉर्ड ऑफ सी, समुद्र का देवता या समुद्र का स्वामी। तो इसने क्या किया? इसने आपका जो है वास्को डी गामा का एक आपका भव्य स्वागत किया, वास्को डी गामा का स्वागत किया। अब जब इसने वास्को डी गामा का आपका स्वागत किया और साथ ही साथ उससे क्या नाम आपका मित्रता भी की, तो ये बात आपकी वेनिस या इटली के व्यापारियों को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो पहले आपके यहाँ व्यापार कर रहे थे। तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं व्यापार में आपका हमें घाटा होगा या हमारा व्यापार डिवाइड होगा। इसके बाद आपका वास्को डी गामा 1499 में आपका वापस चला जाता है, 1499 में आपका वापस चला गया। और 1499 में आपका कहाँ से आपका जा रहा है? आपका ये केरल की आपके बंदरगाह से आपका वापस गोवा बंदरगाह से आपका वापस चला जाता है, और काली मिर्च से लेकर आपका ये जाएगा। तो ध्यान रखेंगे 1499 में वास्को डी गामा वापस जा रहा है। वास्को डी गामा आपका वापस कहाँ से जा रहा है? गोवा बंदरगाह से, गोवा बंदरगाह से वापस गया। अच्छा, वापस जाते समय अपने साथ ये क्या ले गया? तो अपने साथ आपका ले गया काली मिर्च। और जब ये काली मिर्च ले गया तो इसने उनको वहां जाकर बेचा, तो इसे कितना इसका लाभ हुआ? तो इसे लगभग 60 टाइम्स, 60 गुना लाभ हुआ। तो पुर्तगालियों को लगा कि भारत से मसालों का व्यापार करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, इसलिए 3 वस्तुओं के व्यापार थे, तो मसालों का व्यापार आपका 60 गुना उन्हें लाभ दे रहा है। तो कोई बात नहीं। इसके अलावा फिर अगले साल सन 1500 में, तो ध्यान रखेंगे वास्को डी गामा से रिलेटेड फिलहाल हमारे पास 3 सन हो चुके हैं। 1497 में लिस्बन से चलता है पुर्तगाल से, 1498 में भारत में पहुँचता है केरल के कप्पाडाबू बंदरगाह पर आपका कालीकट तट पर। इसके अलावा 1499 में वापस जाता है गोवा बंदरगाह से, काली मिर्च लेकर के जमेरिन इसका स्वागत करता है। 1498 में 60 गुना लाभ कमाता है। सन 1500 में दूसरा पुर्तगाली भारत आएगा। चलो देखते हैं सन 1500 में, जिसका आपका नाम है पेट्रो अल्वारेज। तो अभी जो आपका पेट्रो अल्वारेज कैब्राल है, ये आपका सन 1500 में भारत आएगा। तो सन 1500 में दूसरा पुर्तगाली भारत आपका आ रहा है, जिसका आपका नाम है पेट्रो अल्वारेज कैब्राल। पेट्रो अल्वारेज कैब्राल। ये भारत आया। अभी जो पेट्रो अल्वारेज कैब्राल भारत आया है, ये अपने साथ 13 जहाज लेकर के आया था, क्योंकि इसे पहले ही पता लग चुका था वास्को डी गामा से कि आपका कि कितना अधिक भारत से मुनाफा मिलेगा। तो 13 जहाज आपके लेकर के आया, और इसने आते ही क्या कि इसने आपका जो है कोचीन और कन्नूर के शासकों से मित्रता कर ली। ठीक आया, और इसने एक दूसरा काम और किया, कोचीन पे कन्नूर के जो आपके राजा हुआ करते थे, जो आपके शासक थे, उन दोनों शासकों से इसने फ्रेंडशिप की, मित्रता की। अब ये बात आपको आगे काम आएगी, क्योंकि पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों की कोचीन में खुलेगी 1503 में, और दूसरी फैक्ट्री 1505 में कन्नूर में खुलेगी। इसके बारे में बात करेंगे। अब इसके बाद 1500 के बाद सन 1502 में क्या होता है? 1501 में कोई खास घटना नहीं होती। 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत आया।
वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। 3 बार आएगा तो दूसरी बार तक हम पहुंच चुके हैं। दूसरी बार भारत आया। 1503 में बात करेंगे, कोचीन में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री खुली। कोचीन में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री या पहला कारखाना भी आप कह सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे इनकी आपकी पहली फैक्ट्री खुल रही है सन 1503 में कोचीन में। अब ये जो कोचीन की आपकी फैक्ट्री है आपकी, ये केरल में पड़ती है। ये एशिया की और भारत की सबसे बड़ी, सबसे पहली फैक्ट्री है। अगर आपसे पूछेगा कि पुर्तगालियों की भारत में सबसे पहली फैक्ट्री कोचीन, पुर्तगालियों की एशिया में सबसे पहली फैक्ट्री तो भी कोचीन, यूरोपियों की एशिया में सबसे पहली फैक्ट्री तो भी कोचीन, और यूरोपियों की भारत में सबसे पहली फैक्ट्री तो भी आपकी कोचीन है। और कौन से आपके यूरोपीय हैं वो आपको पता ही लग चुका, आपके पुर्तगाली हैं। इसके बाद आपके 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री खुली, जो भी ये भी आपका केरल में है। चलो ये भी हम लिख देते हैं। 1505 में 2 साल बाद कन्नूर में पुर्तगालियों की बस पहली ना होकर के इस बार आपकी कौन सी फैक्ट्री हो जाएगी, दूसरी फैक्ट्री खुली। ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके बाद अब अगली कहानी के बारे में हम बात करेंगे। ये पुर्तगाली जब भारत में आए थे तो इनके 2 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य तो इनका व्यापार ही था, आर्थिक उद्देश्य। अच्छा, इसके अलावा ये आपका धार्मिक उद्देश्य भी था। ये अपने धर्म का प्रचार भी कर रहे थे, भारत में आकर के लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहे थे, प्रेरित कर रहे थे। साम दाम दंड भेद सारी नीतियों का प्रयोग कर रहे थे, जिसको हम कहते हैं मिशनरी तौर पर भी आपके भारत आए थे। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, अब ये जो इनके 2 उद्देश्य थे, आर्थिक उद्देश्य और आपका दूसरा धार्मिक उद्देश्य, तो अभी तक तो आपका इनका मामला बिखरा हुआ चल रहा था। तो इन्होंने दिमाग लगाया और ये सोचा कि हम एक काम करते हैं, भारत में अपने गवर्नर या गवर्नर जनरल सेट कर देते हैं, और वो गवर्नर जनरल ही पूरे भारत को देखेगा कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को कैसे बढ़ाया जाए, चाहे वो धार्मिक तौर पर हो, चाहे आपका आर्थिक तौर पर या व्यापारिक तौर पर हो। तो ऐसी कंडीशन में पुर्तगालियों के कुछ आपके गवर्नर हुए हैं। हम 3 या 4 गवर्नर या 5-6 गवर्नर जो प्रमुख हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा पुर्तगालियों का सबसे पहला जो गवर्नर बनकर के आया है उसका आपका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो अब हम पुर्तगालियों के पहले गवर्नर की बात करेंगे। पुर्तगालियों के पहले गवर्नर, पुर्तगालियों के गवर्नर जिसमें हम पहला गवर्नर देखेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो हमारा टॉपिक है पुर्तगालियों के गवर्नर या पुर्तगाली गवर्नर। सबके बारे में नहीं देखेंगे भाई, 463 साल में बहुत सारे आपके लगभग 40-50 से भी ज़्यादा गवर्नर रहे होंगे। तो हम केवल मुख्य 5-6 जहाँ से सवाल बनते हैं और जो आपके ज़रूरी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे अल्मीडा के बारे में। इसका पूरा आपका नाम है फ्रांसिस्को, 2 का ना खाना, फ्रांसिस्को फ्रांस का नहीं है, डी अल्मीडा। ये आपका कब से कब तक रहा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो आपका 1505 से 1509 तक भारत में गवर्नर जनरल रहा है। 1505 से 1509 तक। अब इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। पहली बात, ये पहला पुर्तगाली गवर्नर है, पहला पुर्तगाली गवर्नर भारत में। दूसरी, अगर मैं इसके बारे में बात करना चाहूँ तो इससे पहले आपका 1498 में भारत आया था। इसने 1498 में, अब देखो 1498 में वास्को डी गामा भी आया था, और ये वास्को डी गामा के बाद आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भी आया था, और इसने 1498 में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो ध्यान रखेंगे 1498 में इसने पुर्तगाली कंपनी की स्थापना की। कंपनी की स्थापना की। अब ये देखेंगे यहाँ पर 2 सवाल आपके ज़रूरी हैं। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री आपकी 1503 में कोचीन में खुली है, जबकि पुर्तगालियों की पहली कंपनी जो है आपकी 1498 में खुली है। तो पहली बात तो कंपनी फैक्ट्री में डिफरेंस क्या है। कंपनी का मतलब आपका ऑन पेपर और फैक्ट्री का मतलब आपका ऑन लैंड।
ठीक, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे पहली फैक्ट्री कौन सी और पहली आपकी कंपनी कौन सी है। अब इसके बाद ये पहला गवर्नर था, तो इसने एक आपकी नीति चलाई जिसका आपका नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर आपका शांत जल की नीति। इंपॉर्टेंट है, क्या है ये नीति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर आपका शांत जल की नीति चलाई। अब इस शांत जल की नीति के तहत क्या था, इसने पुर्तगालियों को समुद्र का स्वामी घोषित कर दिया। अब समुद्र का स्वामी इससे पहले जमेरिन की उपाधि हुआ करती थी चेर शासक की, लेकिन इसने अपने आप को पुर्तगालियों को, तो इसने क्या किया, अब पुर्तगालियों को समुद्र का स्वामी घोषित किया। लो जी, पुर्तगाली समुद्र के स्वामी आपके घोषित हो गए। मतलब ये है कि अगर कोई अरब सागर से व्यापार करना चाहता है तो वो आपका किससे परमिशन, अरब सागर से भारत में व्यापार करना चाहता है तो आपको उसको आपकी किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, आपका पुर्तगालियों की परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा, अगर पूछेगा समुद्र में आपके कौन से समुद्र की बात है आपका, तो अरब सागर की बात चल रही है आपका ये। अब अरब सागर पर ही क्यों कब्जा किया, तो आप इस बात को बहुत अच्छे से देखें। आपको जो पहले दो जलमार्ग बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, उन दोनों में आपका कॉमन अरब सागर था। अगर अब आपको भारत आना है तो आपका जहाज उस समय आपके पश्चिमी तट पर उतर रहा है जो कि आपका अरब सागर में है, आपका लक्षद्वीप वाला आपका जो हिस्सा है ना, अरब सागर वाला। चलो खैर, इसके बाद इसने क्या किया, इसने पुर्तगाली कंपनी को आपका भारत में आपका नाम दिया था एस्तांदो द इंडिया। तो इसने कंपनी का नाम क्या रख दिया, एस्तांदो द इंडिया। चलो तो मैं आपका लिख देता हूँ कंपनी का नाम, यहीं पर आपका लिख देता हूँ, एस्तांदो द इंडिया। ये इसकी कंपनी का नाम था। अच्छा, इसके चेर साम्राज्य से दो इसके आपके युद्ध, चोल साम्राज्य से दो युद्ध हुए हैं आपके फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के। तो इसका आप दो युद्ध ध्यान रखेंगे, तो मैं दोनों युद्ध का आपका सामने वर्णन कर देता हूँ। आपका चोल का फर्स्ट युद्ध कहा जाता है उसको, चोल का फर्स्ट पहला युद्ध, और दूसरा आपका है चोल का सेकंड युद्ध। चोल का जो फर्स्ट युद्ध है आपका 1508 में हुआ और दूसरा आपका 1509 में हुआ। अब हुआ किस किस में है, अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो हुआ ये आपका जो पहला युद्ध था आपका, एक तरफ तो आपका अल्मीडा हुआ करता था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और अल्मीडा ने आपका 3 से आपका युद्ध किया था। गुजरात के शासक हुआ करते थे, मिस्र के शासक और अरब के शासकों से। तो गुजरात प्लस अरब और मिस्र, इन तीनों से आपका इसने युद्ध किया। क्यों युद्ध किया, इस कहानी का भी अभी आपको 2 मिनट में पता लगेगा। दूसरा युद्ध है, ये भी आपका इन्हीं के बीच में है, अल्मीडा वर्सेस गुजरात प्लस अरब प्लस मिस्र। ये भी समझ लो क्यों था। अगर आप इस समुद्री मार्ग से आ रहे हैं और समुद्री मार्ग से भारत आ रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अरब सागर पर कब्जा कर रहे हैं आप। जब आप अरब सागर को, खुद को अरब सागर का स्वामी कहलाना चाह रहे हैं, तो अरब सागर कहाँ कहाँ से टच हो रहा है, गुजरात भारत से टच होता है, अरब में आपका ऑलरेडी, और आपका मिस्र से भी उसकी सीमाएं लगती हैं। तो इस वजह से इन तीनों से युद्ध हुए। तो पहले युद्ध के नतीजे क्या निकले, अल्मीडा हार गया और ये तीनों आपके जीत गए, और पहले युद्ध में अल्मीडा का पुत्र भी मारा गया। लेकिन दूसरे युद्ध में आपका क्या हुआ, अल्मीडा जीत गया और आपका गुजरात के शासक, अरब के शासक और मिस्र के शासक, तीनों की संयुक्त सेनाएं हार गईं, और फिर आपका अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आपका भारत छोड़ करके चला गया। इसके बाद पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर, दूसरे हम गवर्नर के बारे में बात करेंगे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में, जो कि आपकी पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर आपका, आप फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पढ़ चुके हैं, और दूसरे के बारे में हम चर्चा करेंगे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब ये आपका 1509 से 1515 तक आपका रहेगा,
6 साल, वो आपका 4 साल रहा था। 1509 से 1515 तक का इसका समय है। अब इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। इसे पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो पहला पॉइंट इसका आपका ये है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर। तो पहला मुख्य पॉइंट तो इसके बारे में आप ये याद रखेंगे। इसके बाद अच्छा, ये आपका पहली बार भारत नहीं आया, इससे पहले आपके 1503 में आया था। और ये भी ध्यान रखेंगे, मैं इसका पहला पॉइंट लिखना चाहूँ, जो 1503 में कोचीन में जो पहली फैक्ट्री है वो बनाई किसने थी, वो इसी ने बनाई थी। कोचीन में पहली फैक्ट्री इसी ने लगाई थी। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, आपने देखा होगा, ध्यान करो, 1503 में और 1505 में कोचीन और कन्नौर में जो फैक्ट्री है वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क लगा करके गया है। लेकिन आपका जब ये गवर्नर बन के आ रहा है तो इसका कार्यकाल 1509 से 1515 तक है। इसके अलावा अब इसने गवर्नर के कार्यकाल में इसने क्या क्या काम किया। इसने सबसे पहले 1509 में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से इसने क्या किया, 1509 में कृष्णदेव राय, ये कृष्णदेव राय आपका कहाँ का शासक है, विजयनगर का शासक है। कृष्णदेव राय से भटकल में एक दुर्ग बनवाने की अनुमति प्रदान की। भटकल कर्नाटक में पड़ता है, में दुर्ग की अनुमति ली, उसकी परमिशन ली कि एक दुर्ग मतलब फोर्ट, किला बनवा सके। ठीक है, तो इसने आपका सबसे पहले दुर्ग की अनुमति प्राप्त की। आप ध्यान रखेंगे कृष्णदेव राय कौन है, तो ये कृष्णदेव राय आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका शासक है। जब आप विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में विजयनगर साम्राज्य पढ़ोगे तो आपका यही है। बल्कि हुमायूं जब भारत में आएगा तो बाबर आपका इसे जब आएगा तो बाबर अपनी आत्मकथा में इसको भारत का सबसे महान और सबसे शक्तिशाली शासक इसी को बताता है। कहता है बाबर कि उस समय भारत में 8 कुल मिलाकर के शासक थे, जिनमें सबसे प्रमुख आपका सबसे शक्तिशाली कृष्णदेव राय था, जो कि आपकी विजयनगर का शासक हुआ करता था। इसके अलावा इसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान आदिल अली शाह को हरा करके इसने गोवा जीता। अगला पॉइंट इसने क्या किया आपका 1510 में आदिल अली शाह, ये बीजापुर का शासक था, आदिल अली शाह बीजापुर। इससे इसने आपका गोवा को जीता। ठीक, या गोवा पर आप ये कह सकते हैं कि गोवा पर आपका अधिकार किया। फिर इसने 1511 में आपका मलक्का जीता, जो कि आपकी इंडोनेशिया का द्वीप है। 1511 में मलक्का, इंडोनेशिया पर इसने अधिकार किया। इंडोनेशिया मसालों के लिए प्रसिद्ध है, इसी वजह से ये चूंकि ने मसालों का व्यापार बड़ी मात्रा में करना था तो इसने वहाँ पर आपका अधिकार किया। इसके अलावा इसने मलक्का के अलावा इसने हरमुज पर भी अधिकार किया। हरमुज आपका फारस में आपका ईरान में पड़ता है, लेकिन 1515 में इसने हरमुज पर अधिकार किया। ये ध्यान रखेंगे, 1515 में हरमुज या ईरान या फारस, वर्तमान में ईरान पर इसने अधिकार किया। इसके अलावा इसने 1515 में गोवा में पहला चर्च बनवाया था, जिसका आपका नाम था सेंट जोवियर चर्च। ये इंपॉर्टेंट है, इसने 1515 में ही गोवा में पहला चर्च बनवाया। 1515 में गोवा में पहला चर्च, चर्च का नाम ध्यान रखेंगे सेंट जोवियर चर्च। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत का पहला चर्च कहाँ पर है आपका, गोवा में है। बनवाया किसने, अल्फांसो डी अल्बुकर्क में है। 1515 में ही इसकी मृत्यु हो गई, में गोवा में इसकी मृत्यु हो गई। अल्फांसो डी अल्बुकर्क आपका डाइड हो गया, आपका गोवा में इसकी डेथ हो गई। इसके अलावा अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी, इसी वजह से इसको कहा जाता है पुर्तगाल का राजा राम मोहन राय। तो ध्यान रखेंगे, इसकी उपाधि भी है, इसको पुर्तगाल का राजा राम मोहन राय कहते हैं, क्योंकि उन्होंने
राजा राम मोहन राय भारत में जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, और इसने भी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था। कुछ हद तक आपका सफल भी हुआ था, लेकिन पूर्णतः सफल इसे नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा एक बात और बहुत जरूरी याद रखेंगे, इसने रत्नागिरी जो जगह आपकी पड़ती है महाराष्ट्र, तो इसने आपका और क्या किया था, रत्नागिरी में जो कि आपकी पड़ती है महाराष्ट्र, वहाँ पर इसने अल्फांजो आम लगाए थे। अल्फांजो आम की खेती की थी। अल्फांजो आम मतलब उसको कहा आपका हापुस या हाफुस आम कहा जाता है। हाफुस आमों की खेती भी इसने आरंभ की थी, जो कि आज के समय में बड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है जी, तो दूसरा आपका पुर्तगाली गवर्नर ये हुआ। अब तीसरे के बारे में हम पढ़ेंगे सीधा वास्को डी गामा के बारे में। 1524 में तीसरी बार वास्को डी गामा भारत आ रहा है। आप इसको उतारें आराम से। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ 1500 वास्को डी गामा, तीसरा आपका गवर्नर जनरल है वास्को डी गामा। तो गवर्नर जनरल के रूप में आपका कब आया है, 1524 में। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे, यह तीसरी बार भारत आया, तीसरी बार भारत आया। लेकिन इस समय इसके साथ क्या हुआ, इस समय 1524 में इसकी मृत्यु हो गई, और कोचीन में ही 1524 में इसकी कोचीन में ही मृत्यु हो गई। तो 1524 में कोचीन में इसकी मृत्यु हो गई। और कुछ इसके बारे में आप यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, बाकी जो कुछ पढ़ना था वास्को डी गामा के बारे में हम आपका ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस वास्को डी गामा के बाद आपका जो अगला गवर्नर बना उसका आपका नाम था नीनो डी कुन्हा। चलो अब हम तीसरे के बारे में बात करेंगे, चौथा जो आपका हुआ नीनो डी कुन्हा के बारे में। नीनो डी कुन्हा, नाम भैया इनके थोड़े कुछ अजीब हैं, हमारे लिए अजीब हैं, उनके लिए तो आपके अच्छे होंगे। नीनो डी कुन्हा, अभी जो नीनो डी कुन्हा आपके काफ़ी लंबे समय तक आपका रहेगा, 9 साल तक रहेगा, 1529 से 1538 तक। तो इसका समय आपका 1529 से 1538 तक है। बाबर और हुमायूं दोनों के समय तक आपका ये है। बाबर 1530 तक है आपका, है ना, और हुमायूं आपका हुमायूं का शासनकाल 2 भागों में 1530 से 1540 और 1555 से 1556। तो ये बाबर और हुमायूं दोनों के समय तक रहेगा। तो बाबर के समय आपका ये बन रहा है। तो चलो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसने क्या हुआ, इसने सबसे पहले 1530 में जो पुर्तगालियों की फैक्ट्री थी, पहले कोचीन हुआ करती थी, कोचीन से हटा करके गोवा स्थानांतरित कर दी। तो इसने सबसे पहले 1530 में पुर्तगालियों की राजधानी आपकी क्या कर दी, इसने गोवा से कोचीन कर दी, उल्टा बोला मैंने, कोचीन से गोवा कर दी, कोचीन टू गोवा। तो भी पूछेगा आपका कि पुर्तगालियों की राजधानी को किसने स्थानांतरित किया था, तो आपका नीनो डी कुन्हा ने किया था। कब किया था, 1530 में। कहाँ पर इसने स्थानांतरित की, गोवा में, जबकि सबसे पहले राजधानी उनकी कौन सी थी, कोचीन थी, केरल थी। अब इसके बाद की अगर हम इसमें बात करना चाहें तो इस समय हो क्या रहा था कि भारत में आपका हुमायूं था, और हुमायूं के साथ साथ आपका शेरशाह सूरी हुमायूं से संघर्ष कर रहा है। और हुमायूं के उस समय आपका एक दुश्मन और है जिसका आपका नाम है बहादुर शाह। ध्यान रखेंगे, बहादुर शाह जफर नहीं है, मुगल सम्राट नहीं है, ये आपका बहादुर शाह गुजरात का शासक है। तो इसने क्या किया, इसने 1534 में आपका हुमायूं और बहादुर शाह जो कि गुजरात का शासक है, इसकी कहानी के बारे में आपसे चर्चा की जाएगी जब आपको मुगल काल पढ़ाया जाएगा। तो इसने बहादुर शाह और हुमायूं के युद्ध का लाभ उठाया, के युद्ध का लाभ उठाकर इसने क्या किया, इसने कृष्णा नदी वाले क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया, कृष्णा नदी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, कृष्णा नदी बेसिन पर कब्जा कर लिया। लो जी, इसका कब्जा हो गया। तो इसका एक आपका महत्वपूर्ण काम आपका ये कहा जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा इसने 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। अगले साल उन दोनों की लड़ाइयों का लाभ उठाता रहा, 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लिया।
क्योंकि हुमायूं उस समय भारत की केंद्रीय सत्ता में था, और हुमायूं जो था, हुमायूं का आपका बड़ा चरसी और बड़ा एक नशेड़ी किस्म का व्यक्ति हुआ करता था। शराब का बहुत शौक था, भांग का बहुत शौक था, और इतिहासकार तो यूँ भी लिखते हैं कि जब तक इसे शराब और भांग ना मिले तो तब तक ही इसकी शायद आंखें भी नहीं खुलती थी। तो इसके बारे में चर्चा हम बाद में बात करेंगे। शेरशाह सूरी ने जो है इसी वजह से इसको फंसाया, और आपका बीच में सूर्यवंश की स्थापना भी की थी 15 साल। चलो खैर, उसको हम बाद में देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इसके बारे में और बात करना चाहें तो इसने 1534 में ही अगर मैं बात करना चाहूँ तो जो है इसने बिहार का शासक था गैसुद्दीन महमूद, तो उस गैसुद्दीन महमूद से सतगांव और चटगांव में भी आपकी अनुमति प्रदान कर ली थी, अनुमति ले ली थी फैक्ट्री खोलने की। तो 1534 में सतगांव और चटगांव, उस समय बिहार के उसमें पड़ा करते थे आपके हिस्से में, सतगांव व चटगांव में फैक्ट्री। और ये अनुमति ये किससे प्रदान कर रहा है, तो ध्यान करेंगे ये अनुमति आपका गयासुद्दीन महमूद से प्रदान कर रहा है, जो कि आपका जो है बिहार का शासक है तत्कालीन समय में। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें तो अगला आपका जो गवर्नर आपका आया है, आपका उसका नाम है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आपका गार्सिया डी नोरोना। तो अगला आपका 5वां जो हमारा जनरल है गवर्नर, जिसके बारे में बात करेंगे, गार्सियो डी नोरोना। देखो जनाब, इसने क्या क्या किया, बहुत ज़्यादा काम तो इसने किए नहीं है। गार्सियो डी नोरोना, पहली बात तो जो गार्सियो डी नोरोना है 1538 से 1539 तक, ये एक ही साल तक आपका रहा है। 1538 से 1539 केवल आपका हुमायूं के समय में ही आपका ये है। 1540 तक पहले फेज़ में आपका हुमायूं है। इसके बारे में कोई खास पॉइंट आपको ध्यान नहीं रखना। इसके अलावा अच्छा इसके बारे में हम और क्या ध्यान रख सकते हैं, कोई खास नहीं, इसने श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था, बस आप ये ध्यान रख सकते हैं नॉर्मली। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उस समय पुर्तगालियों का गवर्नर कौन था। मैं सीधा 1947 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में जब तक अंग्रेज रहेंगे, ब्रिटिशर्स रहेंगे, तो वो इनको आने का मौका नहीं देंगे, इनका व्यापार सीमित कर देंगे, बिल्कुल एक जगह रोक देंगे। इसलिए अगर आपसे पूछेगा कि स्वतंत्रता के समय भारत में पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो उसका आपका नाम था जोसेफ फरेरा बोसा। जोसेफ फरेरा बोसा, जोसेफ फरेरा बोसा, ये स्वतंत्रता के समय गवर्नर था। स्वतंत्रता के समय गवर्नर पुर्तगाली है। अच्छा, इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि अंतिम गवर्नर कौन था पुर्तगालियों का, जो कि आपका भारत में रहा, तो उसका आपका नाम था मैनुअल एंटोनियो। ठीक, मैनुअल एंटोनियो वसालो। ये अंतिम पुर्तगाली गवर्नर है, आप इसके बारे में ये भी चर्चा करेंगे, अंतिम पुर्तगाली गवर्नर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे। तो ये तो आपके गवर्नर के बारे में पूरा हुआ। अब हम ये देख लेंगे जो पुर्तगाली हैं, इनका भारत में योगदान क्या क्या है। तो भारत में योगदान के बारे में, तो पुर्तगालियों का भारत में योगदान, चलो जी देख लेते हैं क्या क्या योगदान इनका भारत में माना जाता है। पुर्तगालियों का भारत में योगदान, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, ये सबसे पहले आए और एक समय आपके सबसे शक्तिशाली हुआ करते थे भारत में यूरोपीय कंपनी के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने भारत में ये कहा, एक अपना नियम बनाया, चूँकि ये अरब सागर के अपने आप को इन्होंने रानी घोषित कर दिया था, राजा घोषित कर दिया था। तो इन्होंने कहा कि अरब सागर से काली मिर्च और गोला बारूद ये व्यापार केवल और केवल पुर्तगाली ही करेंगे। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले क्या किया कि अरब सागर में या अरब सागर से काली मिर्च व गोला बारूद
कि व्यापार पर एकाधिकार किया। एकाधिकार का मतलब एकमात्र अधिकार इन्हीं का है, बाकी और कोई कुछ नहीं करेगा। इसके अलावा इन्होंने आपके पुर्तगालियों ने एक बहुत बढ़िया व्यवस्था शुरू की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था। तो पुर्तगालियों ने एक व्यवस्था शुरू की, कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था। अब ये समझो ये क्या है। कार्टेज का मतलब आपका होता है पुर्तगाली लैंग्वेज में आपका पास, और आर्मेडा का आपका मतलब होता है ग्रुप ऑफ शिप्स, जहाज़ों का काफिला। इन्होंने कहा कि अगर आप अरब सागर से व्यापार करते हैं तो सबसे पहले आपको अरब सागर से व्यापार करने के लिए परमिशन लेनी होगी, किसकी? पुर्तगालियों की। तो आपका होगा, उसको हम कहेंगे कार्टेज। और आपको जब पुर्तगाली आपको अनुमति देंगे तो साथ ही साथ आपको कोई लूट ना ले समुद्र में, इसलिए वो आपके साथ साथ या फिर आप कोई गलत काम ना करें, आपका व्यापार में जो प्रतिबंध है वैसे काम ना करें, तो आपके साथ एक आपके जहाज़ों का काफिला, एक बेड़ा भेजा जाएगा, और वो बेड़ा आपका पुर्तगाली भेजेंगे, आपको उसका किराया भी देना पड़ेगा आपको। तो इस व्यवस्था को आपको कहा जाता है कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था। इसके अलावा आप ये ध्यान रखेंगे पुर्तगालियों की भारत में और देन क्या है। आलू पुर्तगालियों की ही भारत में देन है। लाल मिर्च, काली मिर्च हमारी है, लाल मिर्च पुर्तगालियों की है। आप याद रख सकते हैं टमाटर पुर्तगालियों की देन है ना। इसके अलावा आप शकरकंद, लीची, बादाम, काजू, शकरकंद, स्वीट पोटैटो, लीची, काजू, इसके अलावा मूंगफली, ये भी आपकी पुर्तगालियों की ही भारत को आपकी देन है ना। इसके अलावा आपका जहाज निर्माण है, प्रिंटिंग प्रेस है, संतरा है, पपीता है, अनानास, तंबाकू। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ आपका, संतरा, पपीता, अनानास, तंबाकू, जहाज निर्माण या जहाज बनाना, प्रिंटिंग प्रेस, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस। तो ये जो इतनी चीज़ें हैं पुर्तगालियों ने भारत को दी, पुर्तगालियों का भारत में योगदान है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज का जो हमारा ये टॉपिक था ये आपका ख़त्म हुआ, जो कि आपका था, हमने आज छोटे छोटे 2 टॉपिक्स आपके पढ़े हैं। एक तो हमने पढ़ा है कि जो है आधुनिक इतिहास में सबसे पहले हमने यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन की आपकी पृष्ठभूमि क्या रही, कैसे कैसे आए और क्यों आए, है ना। स्थल मार्ग की खोज कैसे हुई, जल मार्ग की खोज कैसे हुई। फिर हमने पढ़ा जो यूरोप में 5 कंपनीज आई जिसमें पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, उसके बाद आपके डच आए हैं, फिर आपके ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज हैं, डेन हैं और फ्रांसीसी हैं। इनमें सबसे पहले पुर्तगालियों के बारे में जो मुख्य मुख्य तथ्य थे, बिंदु थे, वो हमने इसके बारे में पढ़ा। अगली क्लास में, अगले लेक्चर में जब हम हिस्ट्री का लेक्चर डालेंगे तो उसमें हम देखेंगे आपका डच के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहें और एग्जाम में यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, आप तब तक पढ़ते रहें और अगली वीडियो में बहुत अच्छे टॉपिक्स के साथ आपसे मिलते हैं।